मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूं जिससे सबसे बड़ी आपकी समस्या हल होने वाली है। तरीकों को फॉलो कर लेंगे तो उन्हें पढ़ी हुई हर एक चीज हमेशा याद रहेगी। आगे भविष्य में चलकर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बिना किसी चीज को रिवाइज किए तुम याद नहीं रह सकते। आप इस तरीके को अपना करके आप अपने ये जो भूलने की जो बीमारी है ना उससे दूर हो सकते हो। जो आज शायद ये क्लास आपके लिए लंबी हो जाए, लेकिन मैं कहूंगा ये क्लास आप मिस मत करना, क्योंकि आज मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूं जिससे सबसे बड़ी आपकी समस्या हल होने वाली है। और आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन सर भूल जाता है। क्या कुछ इसकी ऐसी तरीके हैं या इसकी कोई ऐसी तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है या जो कुछ भी है, क्या कुछ ऐसे माध्यम है जिसके जैसे हम याद रख सकें? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूं बेटा वो वैज्ञानिक तरीके जिसे ये साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर बच्चे इन तरीकों को फॉलो कर लेंगे तो उन्हें पढ़ी हुई हर एक चीज हमेशा याद रहेगी। वो कौन से ऐसे तरीके हैं जो आपको पता नहीं है या फिर आपको किसी ने बताया नहीं है? आज मैं आपको वो सारे तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप पढ़ी हुई हर एक चीज को लंबे समय तक याद रखेंगे और आपको बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं, और जिससे आपके जो बोर्ड एग्जाम का जो डर है कि सर मैं याद तो करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि बोर्ड एग्जाम के टाइम तक सारी चीजें भूल ना जाए, वो डर आपका खत्म हो जाएगा। तो तरीके क्या है आप ध्यान रखना। पहली बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी यही है, आपकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर कुछ याद नहीं रहता, कुछ समय बाद सब कुछ भूल जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भाई ये केवल आपकी नहीं है, ये हर एक बच्चे की प्रॉब्लम है। आप ये मत सोचना कि मैं ही एक ऐसा लड़का हूं जिससे हर एक चीज भूल जाती है, नहीं बेटा, सभी के साथ यही होता है, मेरे साथ भी होता है, मैं भी भूल जाता हूं। लेकिन मैं इस तकनीक को, इस मेथड को अपनाता हूं जिसके वजह से मुझे हर एक चीज याद रखती है, और मैं अपने भाई, अपने दोस्त या सभी को यही चीज सजेस्ट करता हूं और अपने बच्चों को खास कर करता हूं। तो आज मैं आपको समझ लो वही सारे तरीके बताने वाला हूं जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इवन आगे भविष्य में चलकर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपको जो आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हो, कहते हो क्या मैं कमजोर हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस ये पूरी वीडियो देख करके जाना। और हां, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्प मिले, ये कुछ दिन 1 से 2 महीने बस फॉलो करके देख लेना, तुम्हारा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। तुम खुद आके कमेंट करके कहोगे सर आपने जो तरीके बताए सर मैंने इसको फॉलो किया और मेरा जो रिजल्ट है ना वो बेहतरीन हो गया, अब मुझे सारी चीजें याद रहती हैं। ये कुछ दिन बस करना, जो तरीके बता रहा हूं वो क्या है ध्यान सुनो। पहला क्या है कि भैया आप इसको समझ लो कि मैं बताने क्या जा रहा हूं। आपको पहले यह भी तो पता होना चाहिए कि सर आप जो बता रहे हैं क्या वाकई में सारी चीजें एकदम बेहतरीन? हाँ, ये जो न्यूरो साइंस में हुए शोध के आधार में जितनी भी चीजें बताऊंगा आज, ये सब वैज्ञानिक आधार पर होने वाली हैं। आज मैं ये जो वैज्ञानिक होते हैं ना, उन्होंने रिसर्च किया और अपने कुछ तरीके बताए हैं, उन तरीकों को बताने वाला हूं। तो समझ रहे हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान है। तो कह रहे हैं न्यूरो साइंस, भाई ये न्यूरो साइंस क्या होता है? जो हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है। कह रहे न्यूरो साइंस में हुए शोध के आधार पर कुछ प्रभावी स्मृति तकनीकें हैं जो आपकी याददाश्त को मजबूत बना सकती हैं। आप कोई चीज याद कर लोगे तो वो भूलेगा नहीं। वो कौन कौन से तरीके हैं आओ अब देखते हैं। वो पहला तरीका हमारा क्या है? पहला तरीका है स्पेस्ड रिपीटिशन। ये आपने कहीं कहीं इसको थोड़ा शायद सुना भी होगा, लेकिन इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, वैज्ञानिक क्या मानते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं इसके बारे में, इसको भी हमें जानना आवश्यक है। तो पहले होता क्या है कि इसमें करना कैसे है? ये जो स्पेस्ड रिपीटिशन है या फिर अंतराल पुनरावृत्ति, मतलब कि कुछ समय बाद किसी चीज को रिपीट करना, दोहराना, रिवीजन करने की एक सबसे बेहतरीन तरीके हैं। ये जो तरीका है स्पेस रिपीटिशन, किसी चीज को रिवाइज करने का, कहते हैं ना हम लोग, देखो बेटा बिना किसी चीज को रिवाइज किए तुम याद नहीं रह सकते, लेकिन हम लोग किसी चीज को बार बार रिवाइज करते हैं तो बोर भी हो जाते हैं और कुछ समय बाद उसको हम पढ़ना बंद कर देते हैं। तो जो रिवीजन है ना, उसका जो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका वो यही है। आपको क्या करना है, मान लीजिए मैंने क्या किया, आज जैसे आप समझ लो कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ा, आज हमारे सर ने एक टॉपिक पूरा एक चैप्टर पढ़ाया। अब जैसे आपने पढ़ा क्लास में, अब घर जाओ, घर में जाने के बाद क्या करो, घर में हो या फिर ऑनलाइन आपने कहीं से भी पढ़ा, कोई क्लास ली, उस क्लास को 24 घंटे के बाद एक बार जरूर दोहराओ। कितने घंटे बाद? 24 घंटे के बाद एक बार जरूर रिवाइज करो। कुछ भी आपने पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है,
वो सारी चीज को 24 घंटे के अंदर आपको एक बार रिवाइज करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। फिर सुन लो, आपने जो कुछ भी आज दिन भर में पढ़ा उसको 24 घंटे में एक बार रिवाइज करना है। अगर रिवाइज करोगे बहुत कम समय लगेगा, केवल आपको पढ़ना ही तो रहता है। ठीक, फिर क्या करना है, फिर जो आपने पढ़ा है आज उसको 3 दिन बाद पढ़ना, कल मत पढ़ना, ना परसों, ना 3 दिन बाद आपको उसको पढ़ना रहेगा। मान लो आज आपने कुछ पढ़ा, उसको 24 घंटे के अंदर रिवाइज किया, अब उस चीज को आपको 3 दिन बाद, फिर उसके बाद आपको तुरंत नहीं, 1 हफ्ते बाद, अगर आपने 3 दिन बाद कर लिया तो उसको 1 हफ्ते बाद रिवाइज करना है, फिर उसके बाद आपको 2 सप्ताह बाद याद करना है, फिर उसके बाद आपको ये 2 सप्ताह के बाद छोड़ मत देना, 1 महीने बाद करना है, 1 महीने के बाद आपको 2 महीने बाद उसको रिवाइज करना है, 2 महीने के बाद उसको 4 से 5 महीने के बाद रिवाइज करना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम हमारा पास नहीं है, अभी 1 साल है। मैं केवल ये बोर्ड एग्जाम के लिए बात नहीं कर रहा हूं, आपके हर एक एग्जाम की बात कर रहा हूं। अगर यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटिव बच्चा भी आकर के क्लास देख रहा है तो उन सभी बच्चे के भाई दोस्त सभी के लिए कह रहा हूं, आप इस तरीके को अपना करके आप अपने ये जो भूलने की जो बीमारी है ना उससे दूर हो सकते हो। ठीक है, लेकिन रिवाइज तुम्हें करना ही पड़ेगा। आप बिना रिवीजन के मतलब कुछ कर ही नहीं सकते हो। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। फिर आता है मस्तिष्क को नई जानकारी को स्थायी स्मृति में स्थानांतरित करने का समय मिलता है। इससे होता क्या है कि देखो यार, अब तुम किसी चीज को रोज 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 पढ़ोगे तो होगा क्या ना कि वही चीज बस माइंड में घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, और हम कुछ नई चीजें नहीं सीख पाएंगे। और मेरा जहां तक मानना, मेरा ही नहीं, साइंटिस्ट का भी मानना है कि कुछ समय बाद एक चीज को थोड़ा गैप मिलना चाहिए, उस चीज को हमें गैप देना चाहिए। लाइक आज हमने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा गैप मिले, कुछ दिन बाद हम पढ़ेंगे तो वो चीज और अच्छे से रिवाइज होती है, हमारा इंटरेस्ट बना रहता है। अदरवाइज जैसे होता है ना, किसी चीज को रोज हम खाते हैं ना तो उससे हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। फिर वैज्ञानिक आधार क्या, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, तो भैया एबिंगहॉस वैज्ञानिक है, उन्होंने विस्मरणीय वक्र, विस्मरण याद करने का एक वक्र है, उस शोध में पता चला कि बिना दोहराए, अगर बिना रिवीजन किए जानकारी का 70% हम 24 घंटे में भूल जाते हैं। जैसे मैं क्या करूं, अभी ये चीज में पढ़ा है, इस चीज को मैं बता रहा हूं, अगर आप इस चीज को ही रिवाइज नहीं करोगे तो 70% आप 24 घंटे के अंदर ही भूल जाते हो। इसीलिए यहां पर बोला कि आपने जो कुछ भी पढ़ा उससे 24 घंटे के अंदर आपको उसको रिवाइज करना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भैया एबिंगहॉस ने जब याद करने की जब तकनीकें बता रहे थे वहां पर उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि अगर कोई व्यक्ति है उसने अगर दोहराया नहीं है तो 24 घंटे के अंदर जो कुछ भी उसने पढ़ा है उसका 70% वो भूल जाएगा। यानी रिवीजन हमें 24 घंटे के अंदर एक उस चीज को पढ़ना ही पड़ेगा, उस चीज का रिवीजन करना ही पड़ेगा। फिर कह रहा है नियमित अंतराल पर दोहराए जाने से स्मृति पथ मजबूत होता है, मतलब कि जो हमारे याद करने वाला जो रास्ता है, यानी जो हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो विकसित होते हैं। अभी मैं और भी चीजें बताऊंगा, ये सारी चीजें बेटा मैं आपको बेटा साइंटिफिक वैज्ञानिक आधार पर सारी चीजें बताऊंगा, वैज्ञानिक आधार पर क्या हर चीज का महत्व है। फिर आता है एक्टिव रिकॉल, सक्रिय पुनः स्मरण। ये क्या होता है, एक्टिव रिकॉल क्या है, ये वैज्ञानिक इसके बारे में क्या कहते हैं। अब देखो, कर पाठ पढ़ने के बाद, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा उसके बाद किताब बंद कर दें कि हाँ अब हो गया काम खत्म, बंद करके याद करने का प्रयास करें कि हाँ मैंने पहला प्रश्न ये था, जिसे आपने याद किया अब उसको बुक क्लोज, पहला ये था, इसका आंसर ये था, दूसरा ये था, दूसरे का आंसर ये था। इस प्रकार से आपको पढ़ना है और स्वयं से प्रश्न उत्तर करना है। सपोज जैसे लाइक ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, या फिर कोई जो भी आपने पढ़ा उसको स्वयं से प्रश्न करो, इसका अच्छा इसका आंसर क्या था, इसका आंसर ऐसा था, ये वाला का आंसर ऐसे होगा। अगर आप ऐसे करोगे, इसे ही कहते हैं एक्टिव रिकॉल, जहां पर आप उसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो, अपने मन में दोहरा रहे हो, उसी चीज को बार बार अपने से प्रश्न पूछ रहे हो। जैसे खड़े हुए, अच्छा बहुत देर हो गया ना परिचय बता, अच्छा ये बताओ ये काम कब हुआ था, या फिर ये युद्ध कब लड़ा गया था, या फिर ये जो रिएक्शन हुई है ना ये रिएक्शन कैसी हुई है, या फिर ये मैथ्स का ये फॉर्मूला था इससे हम ये इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका। जब आप ऐसे करोगे ना
वो और भी चीजें अच्छे से होंगी। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप ये एक्टिव रिकॉल के लिए फ्लैक्स कार्ड बना सकते हो, छोटी छोटी जगह पर नोट कर सकते हो, साथ साथ में आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो, पेपर सॉल्व कर सकते हो। ये सारी चीजें होती है बेटा एक्टिव रिकॉल की। अच्छा, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं एक्टिव रिकॉल के? तो वैज्ञानिक कहते हैं कि जानकारी को सिर्फ पढ़ने की तुलना में पुनः स्मरण करने का प्रयास करने से हिप्पोकैम्पस, आप कहोगे सर हिप्पो क्या ये दरियाई घोड़ा की बात कर रहे हैं? बेटा हमारे मस्तिष्क में भी एक हिप्पोकैम्पस एक प्लेस होता है, जो कुछ भी हम याद रखते हैं ना, जो हम याद रखे हैं उसको, उस चीज को हमेशा माइंड में रखने का काम जो करता है वो हिप्पोकैम्पस ही करता है। इसी के पास हमारी स्मृति, हमारी जो यादें होती हैं वो स्टोर होती हैं। जो कुछ भी हम पढ़े होते हैं, जैसे हम किसी बारी चीजें में सोचे हैं, जान रहे हैं, वो जानकारी, वो स्टोरी, जैसे तुमने मम्मी के साथ बैठकर कहीं किसी मेले में घूमे थे बचपन में, वो जो तुम्हें आज याद है ना, वो हिप्पोकैम्पस की वजह से ही है, इसी की वजह से। तो वही कह रहा है कि अगर जानकारी को सिर्फ पढ़ने की तुलना में पुनः स्मरण करने का प्रयास करने से हिप्पोकैम्पस में न्यूरल कनेक्शन मजबूत हो जाते हैं। जैसे क्या करो, मान लो तुमने, आप ये तो कोई ऐसे काम है, जैसे लाइक हम लोग के घर में डेली रोज होता है, लेकिन वो सारी चीजें याद रहती हैं क्या? नहीं याद रहती। आपको वो बात याद रहती है जो घर में क्या हुआ, कोई जैसे शादी ब्याह में था, कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई ऐसी घटना घट गई जो तुमने किसी से कई बार बताया। ध्यान से सुनना, मान लो कि किसी की लड़की की शादी हुई, और मतलब जब मान लो कोई लड़का, उसकी शादी हो रही है और शादी के समय उसका एग्जाम भी पड़ गया, जिस दिन शादी उस दिन एग्जाम। अब वो लड़का क्या करेगा, एग्जाम देने जाएगा ना, और आकर के क्या बताएगा शादी के बाद कि यार मेरे जिस दिन शादी थी उस दिन एग्जाम था, जिस दिन मेरा एग्जाम था उस दिन मेरी शादी थी। दुनिया भर कहानी बताएगा। इससे क्या होगा कि जो हिप्पोकैम्पस है और हमारा जो न्यूरल, हमारा जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उनके बीच का जो कनेक्शन है वो और अच्छा हो जाएगा, जिसके वजह से वो बात स्थायी हो जाएगी और वो हमेशा याद रहेगा। बहुत सी ऐसी घटनाएं होंगी जो बचपन में तुम्हारे साथ हुई है वो याद होंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं था, आपने उसको वैधता नहीं दी, उसको बार बार रिपीट नहीं किया, आपने किसी से बताया नहीं, वो भूल गया। क्यों? वही बात है ना, आपने उसका एक्टिव रिकॉल नहीं किया। अगर आप किसी चीज का एक्टिव रिकॉल करेंगे, आप कोई चीज पढ़े हो, उसका प्रश्न खुद से पूछो, जैसे एडिशनल रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कैसे होगा उसका रिकॉल करो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सर ने बताया था कि एक जो है ज्यादा पावरफुल होता है कम पावरफुल को, उसको यौगिक से क्या करता है, कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है। आपने क्या किया, एक्टिव रिकॉल किया, वो क्या होगा ना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये महीने कर रहा हूं कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए, बस आपको एक्टिव रिकॉल करना ही पड़ेगा। आगे देखो, फिर आता है माइंड मैपिंग। अब ये कौन सा तरीका है? ये भी सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक है। रंगों, चित्रों, संकेतों का उपयोग करें। कोई चीज याद करना ना, कुछ आप सिंबल्स यूज करो। मान लो किसी, जैसे आप इस लाइन को आपको याद करना है, तो क्या करो, आप इसको क्या कर दो, स्टार बना दो। आप क्या कर दो, इसको याद करने के कोई डिजाइन बना दो। कोई युद्ध हुआ है ना, तो युद्ध के लिए आप डिजाइन बना दो, ये मार रहा है, ये काट रहा है, ये कर रहा है। कुछ आप अपने हिसाब से सिंबलाइज करो, आप अपने तरीके अपनाओ। जब किसी चीज को सिंबलाइज करोगे ना, वो चीज हमेशा याद रहती है। चिन्हित करो, इंडिकेट करो। हम लोग जैसे हाइलाइटर यूज करते हैं ना, हाइलाइटर, इसको हाईलाइट कर दिए, ये है, आपने इसको हाईलाइट किया ना, तो इस चीज में ये चीज आपको सबसे ज्यादा याद रहेगी। आपने इसको हाईलाइट किया तो ये हमेशा ही आपको याद रहेगा, क्योंकि आपने क्या किया, यहां पर फोकस किया, इसको हाईलाइट किया, इसको नए रंगों में चेंज किया, इसके लिए आपने स्टार बनाया। इससे भी आपको माइंड मैपिंग करो, विचारों से संबंध बनाए कि जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंपल सी बात है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या, एक पावरफुल जो तत्व है वो कम पावरफुल तत्व को, यानी जो मेटल है उसको क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है या विस्थापित कर रहा है। अब क्या होगा इसमें, हाँ, एक ज्यादा मतलब कि सुंदर लड़का वो कम सुंदर लड़के को उसकी लड़की से दूर करा देगा, विस्थापित करा दिया। बेटा मैं थोड़ा सा आपको क्या कर रहा हूं, ये क्या कर, अपने विचारों से जोड़ो। ये मैं कह रहा हूं, एक मैंने अपने विचार से जोड़ दिया कि एक ज्यादा सुंदर लड़का है, कम सुंदर लड़का होगा। आपने हाल ही में एक केस भी देखे होंगे भाई, लेकिन वो तो खराब लड़का था, लेकिन उस लड़की के हिसाब से वो ड्रम वाला केस, नीला ड्रम, वो लड़की को देखा ना, वो मतलब अब वो नशा वाला उसके हिसाब से पसंद है, उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया, भग गया, काम खत्म, बेचारे मार और दिए, वो दूसरी बात है। लेकिन ऐसे केस आपको देखने मिलते, तो ऐसी चीजों से आप अपने रिएक्शन को जोड़ दो, लो काम हो गया।
तो बेटा ऐसे करोगे ना, इसी कहा जाता है बेटा माइंड मैपिंग। अब वैज्ञानिक क्या कहते हैं, कह रहा हम जो माइंड मैप्स बनाए जाते हैं किसी चीज को याद करने के, कि इसको हम अगर ऐसे कर दें, इन तरीकों को जो हम लोग माइंड मैपिंग करते हैं ना, तो दोनों मस्तिष्क, आप कहोगे सर हमारे पास दो मस्तिष्क है क्या? हाँ बेटा, एक हमारा राइट, एक हमारा लेफ्ट। अब ये होते क्या है, तो कह रहा है दोनों मस्तिष्क, हेमिस्फीयर, मस्तिष्क ये हमारे हेमिस्फीयर को सक्रिय करते हैं। माइंड मैपिंग जो होता है ये हमारे मस्तिष्क के दोनों भाग को सक्रिय करते हैं। बायां भाग तार्किक पहलुओं के लिए होता है, और जो बायां भाग तार्किक पहलुओं के लिए, और जो हमारा दायां होता है वो रचनात्मक पहलुओं के लिए होता है, जिससे स्मृति मजबूत होती है, याद रखने की चीज। अब क्या है तार्किक, मतलब कि हम लोग गेस, मतलब तार्किक मतलब होता है नहीं यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, हमने माने कि ऐसे होता है, मैंने ये पढ़ा था, ये हमारा तार्किक चीज था। रचनात्मक में क्या है, रचनात्मक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपने अच्छे से पढ़ा था, कि जैसे ए है, यहाँ पे हमारा बी सी है, और यहाँ पे ए ने बी को रिप्लेस कर दिया और ए सी हो गया, और हमारे यहाँ पे बी मिल गया। ये क्या था, इस तरह से आपने, या फिर रिएक्शन से याद किया, ये तार्किक माध्यम था। रचनात्मक क्या था, आपने क्या ज्यादा पावरफुल लड़का कम पावरफुल लड़के को विस्थापित कर दिया और खुद उसके साथ जुड़ गया, बेचारा यहाँ पे अलग हो गया। ये क्या था रचनात्मक। एक ही साथ आपने दो चीज का ये आपने याद भी किया, उसको एक नए तरीके से याद किया, जिसको रचनात्मक कहेंगे। जो हमने लड़का लड़की के हिसाब से याद करेंगे तो ये रचनात्मक कहलाएगा, और हम इस तरह से याद करेंगे तो ये हमारा तार्किक पहलू होगा। इससे क्या होगा, जब हम इस तरीके से कोई चीज याद करेंगे ना, वो सबसे बेहतरीन मेथड होगा। अब आगे देखो बेटा, आगे क्या है बेटा, ये देखो वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, लेकिन आपके लिए सबसे बेहतरीन होगी। आपको मैं समझ लो कि सबसे बेहतरीन चीज दे रहा हूं, अर्थपूर्ण संबंध बनाना। कह रहा है कि जैसे कोई चीज है, उसके बारे में पूछो कि ऐसा क्यों हुआ। मान लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हुई है, ऐसा क्यों हुई, या फिर मेरे जो शरीर है, इस शरीर में भैया, या मेरे शरीर का कलर ऐसा क्यों है, मेरी आंखों का कलर ऐसे क्यों है, ये मेरी आंख ऐसे काम क्यों करती है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ऐसे काम कैसे करता है, हमारा हृदय ऐसे काम कैसे करता है। जब आप इस प्रकार से जब प्रश्न पूछते हो ना, तो एक उसका अच्छा रिजल्ट आता है, उसका एक मीनिंगफुल उसका रिजल्ट आएगा, उसका एक मीनिंगफुल उसका रिलेशन साबित होगा कि कैसे हमारा जो ब्लड है वो पंप करता है, या हमारा ये जो स्किन है कैसे हमारा इसको कलर मिलता है, ये इसका निर्माण कैसे होता है। विभिन्न प्रकार की जो है ना इंफॉर्मेशन हमें सही तरीके की मिलती है। दूसरा, व्यक्तिगत अनुभवों या उदाहरणों से जोड़ें, कि लाइक जैसे अगर ये काम ऐसे होता है तो ये हमारे जीवन में मैं देखा था, वो लड़का उसके साथ ऐसे कर रहा था। तो कोई चीज को ना अपने रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करो। युद्ध हुआ है, मम्मी पापा का युद्ध जोड़ दो, कि मम्मी पापा लड़ाई लड़ते थे, मान लो ये हमारा ये अंग्रेज थे, मम्मी हमारी अंग्रेज हैं, पापा हमारे इंडियन हैं, यह मार कुट हुई, मम्मी ने कुछ दिन तक कब्जा किया रहा, फिर पापा को गुस्सा लगी, आया है मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो फिर युद्ध छिड़ा, फिर क्रांति मिली, फिर देश को आजाद हुआ, मैं स्वतंत्र हुआ। क्या करो, ऐसे रिलेशन बनाओ, अपने व्यक्तिगत लाइफ से जोड़ो, जो कुछ भी पढ़ रहे हो भाई। अब ऐसा तो है नहीं मम्मी पापा सही में अंग्रेज हो वो इंडियन हो गए, भाई वो सब कोई इंडियन ही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसे अपने हिसाब से याद करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैंने क्या, अपने व्यक्तिगत अनुभवों या फिर उदाहरणों से इसको जोड़ने की कोशिश करो। वैज्ञानिक क्या कहते हैं, सीखने के समय जितने अधिक संबंध बनाए जाते हैं उतने अधिक न्यूरल पथ विकसित होते हैं। मतलब कि तुम सीखते समय कुछ नई नई चीजें करते जाओ, तुम कुछ याद करते समय तुमने मम्मी पापा के बारे में ऐसे जोड़ दिया, उसको ऐसे किया, तो तुम क्या कर रहे हो, कुछ नई चीजें सीख रहे हो। इससे क्या होगा कि आपके मस्तिष्क में नए न्यूरॉन्स विकसित होंगे, जिनसे जो याद करने की जो ताकत है, जो क्षमता है, वो और विकसित होगी। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये वैज्ञानिक आधार है बेटा। ऐसी चीज या ऐसी बात, ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। लोग आकर बोलेंगे हाँ ऐसे ऐसे होता है, लेकिन मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं बेटा, ये मैं अपने से नहीं, ये साइंटिस्ट कहते हैं बेटा। फिर निद्रा व्यायाम, निद्रा और आराम साथ में व्यायाम भी कर सकते हो। देखो, अध्ययन के बाद पर्याप्त नींद जरूर है, आवश्यक है। आप कहोगे कि हाँ सोना भी, हाँ भाई 7 से 8 घंटा सोना चाहिए, ये ना सोचो कि 4 से 5 घंटे सोने ना बेटा। मैं कहूंगा कि आप 7 से 8 घंटे जरूर सोए, इससे आपका जो माइंड होता है ना वो थोड़ा सा शांत होता है। गहन अध्ययन के सत्रों के बीच में थोड़ा सा ब्रेक जरूर ले। मान लो मैं जैसे कहूंगा कि अगर आपने लगातार 45 मिनट पढ़ा है तो 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लो। अगर आपने 45 से 50 मिनट पढ़ा है तो आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लो। क्यों?
वैज्ञानिक क्या कहते हैं, कह रहा है नींद के दौरान हिप्पोकैम्पस जो हमारा मस्तिष्क में बताया था ना, जो यार हमारे स्मृति को बढ़ाता है या हमारी स्मृतियों को स्टोर करता है, तो जो हिप्पोकैम्पस है अस्थायी स्मृतियों को दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करता है। मतलब अगर आप क्या करें, मान लो 45 मिनट आपने पढ़ा और 5 से 10 मिनट आपने थोड़ा सा आराम कर लिया, रेस्ट कर लिया या फिर आपने सो लिया, तो उस समय वो जो हमारा हिप्पोकैम्पस है ना, वो जो तुरंत भूल जाने वाली चीजें हैं, तुरंत भूल जाने वाली जो बातें हैं ना, उसको लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रख लेता है। बात समझ में आई? अगर आप थोड़ा सा रेस्ट भी लेते हो तो ये आपके लिए अच्छा है, बुरा नहीं है कि आप लगातार मैं 3 घंटा पढ़ूंगा, नहीं बेटा, आप 45 मिनट पढ़ने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो, उस समय आराम कर लो, बैठ जाओ, ऐसे लेट जाओ। इस समय इसके जैसे क्या होगा कि जो आपके मस्तिष्क में जो हिप्पोकैम्पस पाया जाता है, जो आपकी स्मृतियों को याद रखने की कोशिश करता है, वो आपकी इंफॉर्मेशन जो तुरंत भूल जाने वाली बात है ना, उसको लंबे समय तक याद रखेगी। फिर तनाव कार्टिसोल के स्तर को भी बढ़ाता है, जो स्मृति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अगर आप नहीं सोते हो ना, तो फिर इसके साथ और भी चीजें बदलाती हैं, आप टेंशन में आ जाते हो, आपको और भी चीजें, सारी चीजें भूल जाती हैं। तो आपको थोड़ा सा सोना भी जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज फिलहाल आपको वो सारे तरीके बताए जिनसे आपके, मैं ऐसे नहीं, ये सारे बेटा वैज्ञानिक तरीके हैं जो ये साइंटिस्ट मानते हैं, न्यूरो साइंस में इसको प्रूव किया गया कि अगर आप लोग ऐसे पढ़ोगे तो जो कुछ भी आपने पढ़ा वो हमेशा याद रहेगा। और बेटा मैं कहूं कि इस चीज को फॉलो करके देख लेना, वीडियो को केवल वीडियो में समझना, ये समझना कि ये आपकी जिंदगी है। और बेटा मैं कहूंगा इसके जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को और भी नोट कर लेना, ताकि आपको पता रहे कि आपको करना क्या है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे सारी चीजें करनी है, ये जरूर कर लेना बेटा। और बेटा एक बार अपना नाम कमेंट जरूर करके बताना कि हाँ मैं आज से करूंगा, क्योंकि बेटा ये आपके लिए सबसे बेहतरीन है। अगर आपने ये किया तो समझ लो कि आप अपने आने वाले कल, अपने फ्यूचर को और भी बेहतरीन बना सकते हो। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। बेटा कमेंट जरूर करना।